नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। तो चलिए प्रश्नों को देखने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ देख लीजिए जो आपके प्रश्नों के साथ साथ ये भी बड़े काम की है। देखिए, हमारी संस्था संस्कृति आईएएस ने क्या किया है, जीएस फाउंडेशन कोर्स को शुरू करने वाले हैं जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और ये शुरू होने वाला है 30 मई से। और रेगुलर आपकी क्लासेस कितने बजे हुआ करेंगी? शाम को 6:30 बजे हुआ करेंगी। वहीं ये क्लासेस जो रहेंगी लाइव कोर्स और ऑफलाइन बैचेस भी इसमें उपलब्ध हो सकेंगे। और देखिए, जल्दी से अपना एडमिशन जो है वो करा लीजिए। सीट्स जो है बड़ी लिमिटेड हैं, तो अपना स्थान यहाँ पर जल्दी से बना लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए इस कोर्स से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए है तो 9555124124 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ये तो रहा आज का हमारा पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे, आशा करती हूँ। भारत में ईंधन कीमतों, देखिए फ्यूल प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ईंधन के कीमतों की यहाँ पर बात पूछी जा रही है। चलिए भाई देख लेते हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत पीएसयू रिफाइनरी द्वारा व्यय किए गए वास्तविक कीमत से निर्धारित होती है। ये कह रहे हैं कि इसके जो कीमत है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? वो कह रहे हैं कि वास्तविक कीमतों से जो है वो निर्धारित होती है यहाँ पर। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो इसके द्वारा नहीं बल्कि टीपीपी के द्वारा निर्धारित की जाती है। टीपीपी क्या एक फॉर्मूला है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड पैरिटी प्राइस के नाम से ये जाना जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी कीमतें निर्धारित करने में। स्पष्ट है? आइए दूसरा कथन क्या कहता है? वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद ईंधन की कीमतों पर राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की बात कर रहा है ना, वेट की बात कर रहा है, वैल्यू एडिड टैक्स की बात कर रहा है कि दर एक समान कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर एक दो चीज़ें बहुत दी गई हैं एक साथ और हो सकता है दोनों एकदम से सही हो, दोनों एकदम से गलत हो सकती हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पता रहेगा ना, यहाँ पर जीएसटी की बात कर रहा है, तो आपको अगर पता रहेगा जो हमारे पेट्रोल डीजल है ना वो जीएसटी में नहीं आते हैं। पेट्रोल डीजल हो गया, वहीं आप देखेंगे लीकर हो गया, ये हमारे जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके बाद कह रहा होने के पश्चात ईंधन कीमतों पर राज्यों के द्वारा जो है वेट लगाने की समान दर होती है। ये तो करेक्ट है कि वेट तो लगाया जाता है, लेकिन आप देखते होंगे जैसे हम बोलते हैं, अरे जैसे आम बोलचाल में बोलते हैं कि आज हरियाणा में जो था वो इतना पेट्रोल और डीजल था, उसकी कीमत आज उसमें इतना टैक्स था, आज उस राज्य में इतना था। तो सबके क्या है, अलग अलग वेट जो है अलग अलग दर है, एक समान नहीं है। जबकि ये कथन कह रहा है कि सभी राज्यों में लगाए जाने वाले वेट की दर जो है एक समान है, पूरी तरह से गलत है। देखिए, हर चीज़ के लिए नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे आम बोलचाल चलते फिरते हम नॉर्मल जैसे कॉन्वर्सेशन किसी से करते हैं, नॉर्मल टॉक करते हैं, उसमें भी बहुत बोलते हैं अरे नहीं भाई उसकी तो दर कम हो गई है, अभी इस पे वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, अरे भाई रुपया इतना गिर गया है, उसकी बात ऐसे हो गई। तो देखिए, नॉर्मल चीज़ों से भी अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो भी चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए किताब की ज़रूरत नहीं होती है। दिनचर्या में आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं, वो मैटर करती है। आइए देखिए, तीसरा कथन क्या कह रहा है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के कमजोर होने से भारत में पेट्रोल ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। ये कैसी बात है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पैसा कमजोर हो गया तो भाई इससे पेट्रोल ईंधन कीमत कैसे वृद्धि हो सकती है? सोचिए, अब यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, किसी से हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल ईंधन जो खरीद रहे हैं, खरीद किस बेसिस पर है? डॉलर के थ्रू। अब मान लीजिए एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण ले रही हूँ मैं यहाँ पर, मान लीजिए $1 का जो कीमत है वो हमारे रुपए में कितनी है? 10 रुपये है। देखिए, ऐसा है नहीं, प्लीज़ इसको मानने के लिए उदाहरण के तौर पे यहाँ बोल रही हूँ। $1 है, उसके रुपए में कितनी कीमत है? 10 रुपये। मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए पहले हम $1 देते थे। अब क्या हुआ, $1 तो हम दे रहे हैं लेकिन उसकी कीमत अब 10 रुपये ना होकर 12 रुपये हो गई है डॉलर की। तो क्या हुआ, हमारे रुपये की, हमारे जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हुई है। मतलब वो क्या कह रहा है, रुपये की कमज़ोर होने से तो कमज़ोर हो गया है। क्यों? देखिए, अब क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करें,
अमेरिकी डॉलर के थ्रू खरीद रहे हैं, तो पहले जो 10 रुपये में अमेरिकी डॉलर हुआ करता था, अब वो 12 रुपये का अमेरिकी डॉलर हो गया। तो जितना हम अमेरिकी डॉलर से जो है पेट्रोल और जो अपना डीजल का जो आयात करेंगे, उसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर डॉलर्स देंगे, और डॉलर का देखेंगे मूल्य जो रुपये में है वो कितना मूल्य जो है हमारा गिर गया है। तो इस आधार पर यहाँ कह रहा है कि पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जब वहाँ से हमें महंगा मिलेगा, तो हम वाकई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर निर्यात भी उसका जो है उसमें भी तो वृद्धि होगी। तो कह रहा है कीमतें भी तो बढ़ेंगी। जब पहले हमें 10 रुपये में कोई चीज़ मिलती थी, अब वो 12 रुपये में हमें चीज़ें मिल रही हैं। जब हम खरीद महंगी रहे तो हम बेचेंगे भी तो महंगी। वही चीज़ यहाँ पर साधारण भाषा में की जा रही है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए पूछ रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो सिर्फ इसमें देखिए तीसरा वाला कथन ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्या कहता है इसकी व्याख्या। ये सब आपके समक्ष आपके सामने है। आइए देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद जो टर्म है वो क्या है, लुक आउट सर्कुलर है। ध्यान दीजिएगा, लुक आउट सर्कुलर, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए लुक आउट नहीं बोलते, उस पर लुक आउट कर रहे हैं हम, उसको मतलब स्टॉक कर रहे हैं हम, उस पर निगरानी रखे हुए हैं, अपनी सावधानी बरते हुए उस पर हम ध्यान मतलब चौकस है, हम चौकन्ने हैं, बिल्कुल उस पर नजर गड़ाए हुए हैं, कुछ इस तरह की बात की जा रही है। सर्कुलर क्या है, देखिए इंटरपोल द्वारा प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या वांछित अपराधी का पता लगाने के लिए जारी एक नोटिस है। यदि आप पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को कनेक्ट हो रहे होंगे करंट अफेयर से, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इंटरपोल द्वारा जो प्रत्यर्पण मतलब कि होता है सरेंडर करने की बात है, प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या वांछित जो अपराधी उनके पता लगाने के लिए एक जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, एक नोटिस जारी किया जाता है। उसको हम लुकआउट सर्कुलर नहीं कहते हैं, बल्कि उस रिपोर्ट का क्या नाम है, रेड नोटिस जो है रिपोर्ट का नाम है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि लुकआउट का तो इससे कोई संदर्भ ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। IUCN द्वारा जारी पौधों और जंतु प्रजातियों की संकटग्रस्त सूची जो है जारी की जाती है। देखिए आपने अगर मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको देखा होगा, तो वहाँ देखा होगा कि IUCN जो है वो रेड लिस्ट जारी करता है, जो संकटग्रस्त जो पौधे हैं, जंतु है, इन सब के लिए क्या करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है। लुकआउट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर अब कथन गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जारी ऐसे जानवरों की सूची जिनका शिकार किया जा सकता है। देखिए लुकआउट में क्या करें, चौकन्ने रहने की बात करें। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैम यहाँ पर शिकार की बात की जा रही है, इसका मतलब शिकार के लिए भी तो हम चौकन्ने रहते हैं। अच्छा हमें शिकार करना है तो हमें ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, तो नहीं है, यहाँ पर इंसानों के संदर्भ में बात की जा रही है। तो इसको ऐसे समझिए। देखिए इसका जो यहाँ पर ये जो प्रावधान दिया गया ना, संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक ऐसी अनुसूची थी जिसमें कुछ अनुसूचियाँ बनाई गई, जिसमें बताया गया है कि कुछ जानवरों का शिकार किया जा सकता है और कुछ जानवर ऐसे जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है। लुक आउट से किसी भी कंडीशन में कनेक्टेड नहीं है। वो अनुसूची कौन सी है, देखिए अनुसूची 5 के तहत बताया गया कि कुछ जानवर है जिनका शिकार किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है। आखिरी स्टेटमेंट क्या बचता है, आखिरी स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट है, इसलिए भी क्योंकि आखिरी है और ये सही है, और इसलिए भी क्योंकि ये करेक्ट है। देखिए कैसे कि कानून प्रवर्तन एजेंसी, पुलिस या बैंक, ध्यान दीजिएगा, पुलिस या बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को देश छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने के लिए जारी एक नोटिस होता है। तो इसमें क्या है, यही सब चीजें कि बैंक द्वारा, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अगर देश छोड़े जाने पे, किसी अपराधी व्यक्ति को देश छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने के लिए एक ये नोटिस जारी किया जाता है। क्लियर हो गया है। देखिए कैसे क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी जाते हैं जिसमें हम मतलब हमें घुमाया जा सकता है। भाई शिकारी की बात कर दी कि संकटग्रस्त सूची की बात कर दी कि इन सब में तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो हमने पढ़ा है, जो एक्यूरेट इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रत्यर्पण संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। देखिए ये मुद्दा बड़ा जो चर्चा में अधिकतर आप बैंकों से रिलेटेड बना रहता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, और नहीं जानते तो चलिए जान लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत की बात है। भारत में भगौड़े, ध्यान दीजिएगा, भारत में भगौड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कोई भी कानून का प्रावधान अभी तक हमारे भारत में नहीं किया गया है। चलिए मान लीजिए हमें ये प्रश्न जो है प्रत्यर्पण के बारे में नहीं पता कि कानून अभी तक इंडिया में कोई बनाया गया है, कोई लॉ या एक्ट कोई ऐसा बनाया गया है नहीं, तो इसको इस तरह से सोचिए कि जैसे हमने कई बार सुना है, कुछ बड़े ही चर्चित नाम रहे हैं बैंक के साथ फ्रॉड करने को लेकर, जैसे विजय माल्या हो गए, इसके बाद नीरव मोदी हो गए, वहीं आप देखेंगे मेहुल चौकसी, ऐसे कई बड़ी महान विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने हमारे बैंक के साथ फ्रॉड किया है और वो इस देश को छोड़ के भाग गए हैं। तो अब कुछ एजेंसियाँ जो हैं वो इनको ही
नहीं बल्कि और जो लोग ऐसा कर चुके हैं उनको भी वहाँ से लाकर अपने देश में सज़ा दिलाने में जो है लगी हुई है। तो ऐसा तो नहीं कि ऐसी चीज़ों के लिए कोई कानून ही नहीं बनाया जाएगा। भाई देखिए, अब अपराध हो रहा है तो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ तो कानून लाया जाएगा ना, खुले में तो एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर क्या, ये पूरी तरह से गलत है। कानून लाया गया है, कानून का प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे तो वो कानून जो एक्ट लाया गया वो क्या है, उसका नाम है भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के द्वारा जो है कानून का प्रावधान किया गया है। ये गलत हो जाता है पहला कथन। प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक है कि अपराधी द्वारा किया गया कृत्य मूल देश एवं अनुरोधित देश दोनों में अपराध घोषित हो। ऐसे समझिए इसको, ये भारी भरकम शब्दों पर मत जाइए, साधारण तरीके से समझिए। कह रहा है कृत्य मूल देश मतलब जहाँ पर अपराध किया गया है, ठीक है। इसके बाद अनुरोधित देश, जहाँ पर वो जो लोग हैं वो भाग गए हैं। मान लीजिए हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलिए विजय माल्या का ले, नीरव मोदी का ले, चलिए कोई बात नहीं, हम नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नीरव मोदी जी ने क्या किया था कि हमारे बैंकों के साथ जो है वो फ्रॉड किया। अब फ्रॉड किया तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृत्य मूल देश की बात करें, यहाँ पर फ्रॉड किया तो वो जो फ्रॉड बैंक के साथ किया वो हमारे इंडिया में क्या है, अपराध है, क्राइम है। तो ये कह रहे हैं कि वही जो क्राइम यहाँ पर किया है अन्य देश जहाँ पर वो भाग के गए हैं वहाँ पर भी यही बैंक फ्रॉड जो अपराध होना चाहिए। जो अपराध, जिस चीज़ को यहाँ पर अपराध कहा गया है वही चीज़ वहाँ पर अन्य देश में भी उसको अपराध कहा जाना चाहिए जहाँ पर ये जो लोग भाग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक है कि अपराधी द्वारा किया गया कोई कृत्य मूल देश एवं अनुरोधित देश दोनों में अपराध घोषित होना चाहिए। पूरी तरह से करेक्ट है ये। प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी कृत्य के लिए मामला चलाया जाएगा जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया हो, अन्य कृत्यों के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि मतलब देखिए नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे और भी कई नाम हैं, ये बड़े चर्चित नाम रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए इसी को हम उठाते हैं कि नीरव मोदी ने जैसे क्या किया कि ये कह रहे हैं कि अब मान लीजिए नीरव मोदी को अगर लाया जाता है इंडिया में उनको यहाँ सज़ा दिलाने के लिए, तो जिस आधार पर उनको लाया जा रहा है, जिस अपराध के लिए उनको भारत लाया जा रहा है उस अपराध के लिए उनको यहाँ पर सज़ा दी जाए, ना कि किसी और कृत्य के लिए। यही चीज़ यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरह से सेंटेंस फुलफिल होता है हमारा, पूरी तरह से करेक्ट है। आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं। अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। तीनों ही सेंटेंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ पर, तो दूसरा और तीसरा कथन हमारा यहाँ सही है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई, कोई ट्रिब्यूनल दिया गया, उसके बारे में क्या कह रहा है कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि दो स्टेटमेंट दिए गए। इसको हम ऐसा नहीं कि पहला स्टेटमेंट ही पढ़ें, दूसरे स्टेटमेंट के साथ भी हम इसको सही कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए समझते हैं। इस कला को ही, इस गेम को ही तो हम यहाँ खेलने आए हैं। चलिए खेलते हैं। ये निर्यात प्रयोजन के लिए अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों एवं विशिष्टताओं का निर्धारण, किसकी, निर्यात की बात कर रहा है, निर्धारण करने के साथ साथ चीनी आयात की निगरानी भी करता है। देखिए अगर आपको पता रहेगा ना कि निर्यात के जो कार्य है ना वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें निर्यात की बात की। अच्छा चलिए सेकंड सेंटेंस नहीं भी आता फिर भी आप प्रश्न पे जाइए, यहाँ पर खाद्य उत्पाद के निर्यात की बात कर रहा है, ठीक है, निर्यात किया जा रहा है। तो निर्यात हमारा क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा कथन यहाँ पर इस तरह से भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ना कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक्ट 1985। फिर उसके तहत, किसके तहत? उस एक्ट के तहत इसका जो है वो गठन किया गया। किसका? अपेडा का। देखिए यहाँ पर ये समझिए, पहले देखिए मंत्रालय के अंतर्गत क्या हुआ? मंत्रालय कौन सा था आपको बताया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद उसके अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया जो अभी मैंने आपको एक्ट का नाम बताया। फिर इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर जो है इसका अपेडा का जो है वो गठन किया गया। यहाँ पर क्लियर है सब चीज़ें। तो इस आधार पर पहला कथन तो हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है ये निर्यात प्रयोजन के लिए अनुसूचित उत्पादों के मानकों और विशेषताओं का निर्धारण करने के साथ साथ चीनी आयात की निगरानी करता है। यदि अगर हम
इस आधार पे इस कथन को काटते हैं कि यहाँ पर तो निर्यात की बात की जा रही है, यहाँ पर भी भाई निर्यात की बात की जा रही है कि ये जो क्या करता है कि अनुसूचित उत्पादों के जो निर्यात करता है उनकी क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड का निर्धारण करता है, ये तो ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर तो चीनी के आयात की बात कर दी जा रही, चलो इसको हटा देते हैं, इसको काट देते हैं। लेकिन ध्यान देना, यूपीएससी इतना साधारण नहीं पूछेंगे, तो ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आएगा जहाँ पर लिखा कुछ होगा, मतलब कुछ होगा, चीज़ें कैसे उसमें एड ऑन होंगी। तो ये पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि एपेडा क्या करता है, निर्यात प्रयोजनों के लिए अनुसूचित उत्पादों के स्टैंडर्ड और उनकी क्वालिटीज़ को भी डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। उसी के साथ साथ उसके पास एक और काम है कि चीनी की आयात की निगरानी भी वो करता है। किसकी आयात की? चीनी की आयात की निगरानी भी वो करता है। पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है ये कथन हमारा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन हमारा गलत हो गया, दूसरा ठीक हो गया, इसीलिए हमारा उत्तर क्या आ गया, पूछ रहे कौन से सही नहीं है, तो ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी के आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आखिरी प्रश्न क्या कहता है आज का, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको जो है इंटेलिजेंस के द्वारा जो कार्य या कह सकते हैं जो वर्तमान की कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखना है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। भाई देखते हैं हम कि इस तरह की चीज़ें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सार्थक लघु कहानी और गीतों की संरचना, ऐसा तो कुछ अभी देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये निकल जाता है हमारा। तीसरा कह रहा है रोगों का निदान, ये तो भाई अभी लेटेस्ट में ही आपने कई बार देखा है, कोविड के टाइम पे भी। इसके बाद देखा टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, ये भी पूरी तरह से ठीक है। आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का बेतार संचारण, ऐसी कोई भी चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है प्रभावी रूप से अभी नहीं की गई है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्तमान स्थिति की कि अभी जो प्रेजेंट में इसके प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, किस किस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है प्रभावी रूप से यहाँ पर किया जा सकता है, इसका कार्य जो है वो किया जा सकता है, तो ये चीज़ें इसमें की जा सकती। तो इस आधार पे कह रहा है सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाते हैं। दूसरे तीसरे देखिए दूसरा और पाँचवा यहाँ पर गलत है, क्यों, वर्तमान में ऐसी कोई इसमें चीज़ें नहीं देखी गई हैं। लेकिन ध्यान दीजिए क्या है, देखिए यूपीएससी में ऐसा ना, आप 1-2 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल डाला गया है। लेकिन ध्यान देना है आपको, वर्तमान की स्थिति पूछी गई है इसलिए हमने इसको हटाया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भविष्य में भी पूछा जाए कि विकास की भविष्य स्थिति ऐसी हो सकती है, तो आप उस पर करेक्ट करेंगे, इसको भी यस करेंगे, इसको भी यस। रीज़न सुनिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्य में इसका विस्तार किस तरह से हो सकता है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो हम नहीं बता सकते। तो हो सकता है ये चीज़ें भी होने लगे एक समय पर, है कि नहीं, बिल्कुल हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर वर्तमान का पूछा गया इसलिए आपने यहाँ पर इन चीज़ों को ही, इस ऑप्शंस को लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और जो चौथा है वो इस आधार पर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये रही इसकी व्याख्या, और इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ अलविदा कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए हेल्थ का, और इसके साथ साथ पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखिए, और इसी तरह से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए ज़बरदस्त एकदम से। तो ठीक है, चलिए हमारी वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को जो है उसमें अपने सुझाव हैं तो देते रहिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।